रतनगढ़ नाम का एक राज्य जिस पर राजा रतन सेन का राज था। राजा रतन सेन के पास एक बहुत ही विशाल सेना थी और उसकी इस विशाल सेना में एक सैनिक था जिसका नाम था चंद्रमोहन, जो पिछले कई सालों से राजा की सेना में सैनिक के तौर पर काम कर रहा था। उसने अभी तक एक बार भी छुट्टी नहीं ली थी, इसलिए उसने सेनापति से अपने गांव जाने के लिए छुट्टी ली और अपने गांव की तरफ चल दिया। जब वो अपने गांव के रास्ते पर पहुंचा तो एक और राहगीर उसके साथ हो लिया। उस राहगीर को भी उसी तरफ किसी दूसरे गांव में जाना था। चंद्रमोहन बहुत ही खुश हुआ कि चलो सफर में कोई साथी मिल गया। उसने सोचा कि अब सफर आसानी से कट जाएगा और हम बातें करते हुए जाएंगे तो थकावट भी महसूस नहीं होगी। मगर हुआ यूं कि दोनों चुपचाप काफी दूर तक चलते रहे। दोनों ने ही एक दूसरे से कोई बात नहीं की। चंद्रमोहन अपने साथी की इस खामोशी से बड़ा ही परेशान हो गया और बोला, भाई हम दोनों इतनी दूर से साथ साथ चलते हुए आ रहे हैं, मगर ये कितनी अजीब बात है कि आपने मुझसे कोई बात नहीं की। कुछ तो बोलो ताकि सफर आसानी से कट सके। उस राहगीर ने जवाब दिया, देखो भाई, मैं ऐसे ही बात नहीं करता। मैं एक बात बताने के 4 आने लेता हूँ। चंद्रमोहन, जो कि इस सफर की खामोशी से काफी तंग आ चुका था, उसने अपनी जेब से 4 आने निकाले और उस राहगीर की हथेली पर रखते हुए बोला, ये लो 4 आने, मगर भगवान के लिए कोई बात तो करो। उस आदमी ने 4 आने अपनी जेब में रखे और कहा, सुनो भाई, जो बात बाहर देखो वो घर जाकर किसी को मत बताना। बस इतना कहकर वो राहगीर चुप हो गया। चंद्रमोहन ने सोचा कि अब ये राहगीर कुछ और बात करेगा, लेकिन वो तो खामोश ही रहा। थोड़ी देर की खामोशी के बाद चंद्रमोहन फिर से परेशान हो गया और बोला, अरे भाई, आपने 4 आने भी ले लिए और बस एक ही बात कही और फिर चुप हो गए। भला ऐसे भी कभी सफर कटता है? भगवान के लिए कुछ और बात तो करो। राहगीर ने जवाब दिया, मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि मैं ऐसे ही बात नहीं करता। मैं एक बात के 4 आने लेता हूँ। चंद्रमोहन को गुस्सा आया। उसने अपनी जेब में से फिर से 4 आने निकाले और उस राहगीर के हाथ में रखते हुए कहा, ये रखो 4 आने। राहगीर ने वो 4 आने भी अपनी जेब में रख लिए और बोला, सुनो भाई, किसी बात पर भी कभी शर्त मत लगाना। इतना कहकर वो फिर से चुप हो गया। चंद्रमोहन का ख्याल था कि अब की बार 4 आने लेने के बाद वो और भी बातें करेगा, मगर वो तो खामोश ही रहा। इस तरह से थोड़ा सफर और तय हो गया। चंद्रमोहन को फिर से बेचैनी महसूस होने लगी। उसने कहा, भाई, तुमने 4 आने और भी ले लिए, मगर सिर्फ एक ही बात कहकर तुम फिर से चुप हो गए। ये भी कोई बात करने का तरीका हुआ? ऐसे तो हमारा सफर कैसे कटेगा? कोई और बात करो। उस राहगीर ने जवाब दिया, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं एक बात करने के 4 आने लेता हूँ। राहगीर की ये बात सुनकर चंद्रमोहन तैश में आ गया। उसने 4 आने निकालकर उस राहगीर की हथेली पर रखे और कहा, ये लो 4 आने, मगर कोई बात करो। उस राहगीर ने 4 आने अपनी जेब में रखे और कहा, सुनो भाई, किसी के साथ जो भी वादा करो उसे पूरा करना। इतना कहकर राहगीर फिर से खामोश हो गया। चंद्रमोहन ने सोचा कि ये आदमी अब मुझसे काफी रकम वसूल चुका है, अब तो ये जरूर बातें करेगा, लेकिन वो फिर से चुप ही रहा। चंद्रमोहन उससे ये कहने ही वाला था कि वो कोई और बात करे कि थोड़ी दूर चलने के बाद वो जगह आ गई जहां से दोनों के रास्ते अलग अलग हो रहे थे। इस जगह पर पहुंचकर राहगीर ने कहा, लो भाई, यहां से हमारे रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। तुम अपने गांव जाओ, मैं अपने गांव जाता हूं, मगर जाने से पहले मैं तुम्हें एक बात जरूर बताऊंगा। तुमने पूरे 12 आने खर्च करके मुझसे 3 बातें खरीदी हैं। अगर तुम इन बातों पर अमल करोगे तो हमेशा फायदे में रहोगे। और हाँ, क्योंकि तुमने मेरे साथ इतनी दूर तक सफर किया है, इसलिए मुझ पर तुम्हारा एक अधिकार बनता है कि तुम कभी भी किसी मुश्किल में फंस जाओ तो बिना किसी झिझक के मेरे पास आ जाना।
लोग मुझे अक्लमंद बाबा जी कहते हैं। और इस जगह से 4 कोस आगे चलकर जो पहला गांव आता है वही मेरा गांव है। वहां पहुंचकर तुम जिस किसी से भी मेरा पता पूछोगे वो तुम्हें बता देगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, भगवान तुम्हारा भला करे। इतना कहकर अक्लमंद बाबा जी अपने रास्ते पर चल दिए। चंद्रमोहन जो कुछ ही दूर चला होगा कि उसे एक गड्ढे में तरबूज की एक बेल दिखाई दी, जिस पर एक बड़ा सा तरबूज लगा हुआ था। चंद्रमोहन ने जब ये देखा तो उसे बहुत ही हैरानी हुई, क्योंकि ये तो तरबूज का मौसम ही नहीं था। मगर फिर यहाँ पर तरबूज कैसे आ गया? भगवान की इस कुदरत को देखकर वो हैरान हो गया और अपने घर की तरफ चलता रहा। जब वो घर पहुंचा तो उसकी पत्नी उसे देखकर बहुत ही खुश हुई। उसने जल्दी से अपने पति के लिए खाना बनाया। चंद्रमोहन को बहुत ही जोर से भूख लगी थी। उसने जल्दी जल्दी सारा खाना खा लिया और फिर पेट पर हाथ फेरते हुए एक बड़ी सी डकार ली और कहने लगा, कुदरत के खेल भी कितने अजीब हैं। मैंने रास्ते में एक बहुत ही अजीब बात देखी, जिसके कारण मैं अब तक हैरान हूँ। उसकी पत्नी हैरान होकर पूछने लगी, कैसी बात देखी आपने? चंद्रमोहन ने जवाब दिया कि रास्ते में मैंने सड़क से हटकर एक तरफ एक बड़े से गड्ढे में एक तरबूज की बेल पर बड़ा सा तरबूज लगा हुआ देखा। उसकी पत्नी ने कहा, ये कैसे हो सकता है? ये तो तरबूज का मौसम ही नहीं है। चंद्रमोहन ने कहा, यही बात तो हैरानी की है। नहीं नहीं, तुम्हें कोई धोखा हुआ होगा। नहीं भाग्यवान, मैंने अपनी आंखों से देखा है। ठीक उसी समय बाहर से आवाज आई, अरे भाई, हमें भी तो पता चले कि तुमने ऐसा क्या देख लिया। चंद्रमोहन और उसकी पत्नी दोनों ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे पर चंद्रमोहन का पुराना दोस्त मंगरू खड़ा था। चंद्रमोहन ने आगे बढ़कर अपने दोस्त को गले लगा लिया और फिर उसे अपने पास बिठाया। मंगरू ने बैठते ही कहा, अब की बार तो बहुत दिनों के बाद आए हो। हाँ दोस्त, क्या बताऊं, छुट्टी ही नहीं मिलती थी। जब छुट्टी मिली तो सीधा इधर चला आया। और तब चंद्रमोहन की पत्नी हंसते हुए कहने लगी, और इन्होंने आते ही ऐसी बात बताई जिस पर मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। इन्होंने रास्ते में एक तरबूज की बेल देखी और ये कहते हैं कि उसमें एक बहुत बड़ा तरबूज लगा हुआ था। चंद्रमोहन बोला, हाँ हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा। मंगरू ने कहा, लेकिन अभी तो तरबूज का मौसम ही नहीं है। हाँ, मौसम तो नहीं है, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है। गांव की तरफ आने वाली सड़क के किनारे पर एक गड्ढे में बड़ी सी बेल लगी हुई थी। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अभी दिखा सकता हूँ, कुछ ज्यादा दूर नहीं है। मगर मंगरू कहने लगा, नहीं नहीं, मैं तुम्हारी बात को नहीं मानता। तुम सिपाही लोगों की ऐसी ही झूठी सच्ची बातें बनाने की आदत होती है। मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो। चंद्रमोहन ने कहा, मैं भी शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि मैं सच कह रहा हूँ। चंद्रमोहन की पत्नी कहने लगी, इस बात का फैसला तो अभी हो जाएगा। तुम दोनों वहीं पर जाकर देख लो, झूठ और सच का फैसला अपने आप ही हो जाएगा। मंगरू बोला, लेकिन मुझे पक्का विश्वास है कि तुम झूठे हो और मैं सच्चा हूँ। तो ठीक है, शर्त पक्की रही। इसके बाद चंद्रमोहन बोला, लेकिन अभी तो बहुत देर हो चुकी है और मैं थका हुआ भी हूँ। तो मंगरू बोला, कोई बात नहीं, मैं सुबह सवेरे ही आ जाऊंगा और फिर तुम मुझे उस जगह पर ले जाना। अगर तरबूज वहां पर हुआ तो तुम जीते और मैं हारा। अगर तरबूज वहां पर ना हुआ तो मैं जीता और तुम हारे। और साथ ही शर्त जीतने वाले को ये अधिकार होगा कि वो हारने वाले के घर की जिस चीज को भी हाथ लगाएगा वो चीज उसकी हो जाएगी। बोलो, मंजूर है? मंजूर है। इसके बाद मंगरू खड़ा हुआ और कहने लगा, अब तो मैं चलता हूँ, सुबह सवेरे आ जाऊंगा और फिर हम दोनों उस जगह पर चलेंगे। अगले दिन सुबह होते ही मंगरू उसके घर आया और फिर चंद्रमोहन उसे लेकर उस गड्ढे की तरफ रवाना हो गया, जहां पर उसने तरबूज की बेल पर तरबूज लगा हुआ देखा था। वो जगह सिर्फ 2 कोस की दूरी पर ही थी। जब वे दोनों वहां पर पहुंचे तो चंद्रमोहन ने मंगरू को वो गड्ढा दिखाया, लेकिन ये क्या, गड्ढे पर नजर डालते ही उसके होश उड़ गए। वहां पर तरबूज तो क्या, तरबूज की बेल का भी कोई नामो निशान नहीं था।
मंगरू ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ भाई, कहाँ पर है तुम्हारा तरबूज? चंद्रमोहन बोला, कल तो यहीं पर था। मैंने कहा था ना कि मैंने अपनी आंखों से देखा था। मंगरू बोला, मुझे तो पहले से ही विश्वास था कि तुम झूठ बोल रहे थे और आज मेरी बात सही साबित हो गई कि तुम एक नंबर के झूठे हो। चंद्रमोहन कहने लगा, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। ऐसा लगता है जैसे कोई जानवर उसे बेल समेत खा गया। मंगरू ने हंसते हुए कहा, अब तो जो तुम्हारा दिल हो वो तुम कह सकते हो। बस तुम जल्दी से घर वापस चलो। मैं तुम्हारे घर की जिस चीज को भी हाथ लगाऊंगा वो मेरी हो जाएगी। चंद्रमोहन ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और मुंह लटकाए हुए वो घर की तरफ चल दिया। असल बात तो ये थी कि मंगरू ने यह चाल चली थी जिसके बारे में चंद्रमोहन को बिल्कुल भी नहीं पता था। मंगरू कल ही चंद्रमोहन के घर से बाहर निकलने के बाद सीधा उस गड्ढे के पास ही गया था और उसने तरबूज की बेल को जड़ समेत उखाड़कर कहीं दूर फेंक दिया था। इस तरह से उसने अपनी शर्त को जीतने का पक्का इंतजाम कर लिया था। लेकिन बेचारा चंद्रमोहन तो शर्त लगा चुका था और अब हार भी चुका था। अब वो सोच रहा था कि मंगरू ना जाने उसके घर में कौन सी चीज पर हाथ लगा दे और शर्त के मुताबिक उसे वो चीज देनी पड़ेगी। कहीं वो मेरे किसी बेटे को हाथ ना लगा दे, या फिर उसने कहीं मेरी गाय को छू लिया जो रोज 30 सेर दूध देती है और उसके जैसी गायें पूरे इलाके में किसी के पास नहीं है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ये बिना सोचे समझे मैंने मुसीबत मोल ले ली। चंद्रमोहन इन्हीं विचारों में डूबा हुआ था तो अचानक उसे अक्लमंद बाबा जी का ख्याल आया और वो सोचने लगा कि उसे अक्लमंद बाबा जी के पास जाना चाहिए। हो सकता है कि वो उसकी कुछ सहायता कर दें और इस मुसीबत से उसे बाहर निकाल सकें। उसने मंगरू से कहा, इससे पहले कि मैं तुम्हारी शर्त को पूरा करूं, तुम मुझे इतनी मोहलत दे दो कि मैं अपने एक मित्र से मिलकर आ सकूं। उसके बाद तुम मेरे घर की जिस चीज पर भी हाथ लगाओगे वो मैं तुम्हें दे दूंगा। मंगरू ने दिल में सोचा कि शर्त तो मैं जीत ही चुका हूं, अब एक आध दिन इंतजार करना पड़े तो भला इससे क्या फर्क पड़ता है। उसने चंद्रमोहन को ये इजाजत दे दी कि वो जाकर अपने मित्र से मिल ले। चंद्रमोहन सीधा अक्लमंद बाबा जी के गांव की तरफ चल दिया। वहां पहुंचा तो एक गली में कुछ बच्चे खेल रहे थे। उसने बच्चों से पूछा, बच्चों, क्या तुम्हें अक्लमंद बाबा जी का घर मालूम है? बच्चों ने कहा, हाँ हाँ जानते हैं। चंद्रमोहन बोला, तो जरा बता दो कि उनका घर कहाँ पर है। वो बच्चे शरारती थे, कहने लगे, नहीं, पहले आप हमें बहुत सारा गुड़ देने का वादा करो। चंद्रमोहन ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें बहुत सारा गुड़ दे दूंगा। और वो नज़दीक की ही एक दुकान के दुकानदार से कहने लगा, भाई इन बच्चों को 1 सेर गुड़ दे दो। बच्चों ने कहा, नहीं नहीं, हमें तो बहुत सारा गुड़ चाहिए। चंद्रमोहन ने फिर से कहा, ठीक है भाई, इन्हें 2 सेर गुड़ दे दो। बच्चे बोले, नहीं नहीं, हमें 2 सेर नहीं बल्कि बहुत सारा गुड़ चाहिए। चंद्रमोहन ने गुड़ की मात्रा 2 से 3 सेर, 3 से 4 सेर और फिर 5 सेर तक कर दी। लेकिन शरारती बच्चे एक ही बात पर अड़े हुए थे कि आपने हमें बहुत सारा गुड़ देने का वादा किया था। बच्चों और चंद्रमोहन के बीच अब बहस होने लगी थी तो दुकान के सामने लोगों की भीड़ जमा हो गई। शोर सुनकर अक्लमंद बाबा जी अपने घर से बाहर निकले और उन्होंने चंद्रमोहन को देखा कि वो लोगों से घिरा हुआ था। उन्होंने आगे बढ़कर चंद्रमोहन को गले से लगा लिया और कहने लगे, अरे भाई, तुम यहाँ पर और ये भीड़ कैसी है? चंद्रमोहन ने जवाब दिया, मैंने इन बच्चों से आपके घर का पता पूछा था और इन्हें बहुत सारा गुड़ देने का वादा किया था। अब मैं इन्हें 1 सेर गुड़ देता हूँ तो ये नहीं मानते। यहाँ तक कि मैं 5 सेर गुड़ भी दे रहा हूँ तब भी ये नहीं मानते। बस एक ही बात पर अड़े हैं कि हमें तो बहुत सारा गुड़ चाहिए। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि कैसे इनसे अपनी जान छुड़ाऊं। ये सुनकर अक्लमंद बाबा जी ने कहा, पहली बात तो ये है कि तुम्हें इन बच्चों से वादा नहीं करना चाहिए था और अब तुमने वादा किया है तो उसे पूरा भी करो। चंद्रमोहन बोला, लेकिन ये तो किसी भी तरह से नहीं मानते, अब आप ही कुछ कीजिए। अच्छा कहकर अक्लमंद बाबा जी ने दुकानदार से 1 सेर गुड़ लिया
और फिर दुकानदार से तराजू लेकर उसके एक पलड़े पर 1 पाव गुड़ रख दिया और 3 पाव गुड़ उसके दूसरे पलड़े पर रख दिया और बच्चों की तरफ देखते हुए कहने लगे, क्यों बच्चों, इनमें से थोड़ा सा गुड़ कौन सा है? बच्चों ने 1 पाव गुड़ की तरफ उंगली से इशारा किया और फिर बाबा जी ने पूछा, इनमें से बहुत सारा गुड़ कौन सा है? बच्चों की उंगलियां 3 पाव गुड़ की तरफ उठ गई। इस पर अक्लमंद बाबा जी ने कहा, तो उठाओ अपना बहुत सारा गुड़ और यहाँ से चलते बनो। लड़कों ने 3 पाव गुड़ लिया और वहां से चले गए। इसके बाद अक्लमंद बाबा जी चंद्रमोहन को अपने घर ले गए, उसकी आवभगत की और उसके आने का कारण पूछा। चंद्रमोहन ने एक ही सांस में अपनी सारी कहानी सुना दी। अक्लमंद बाबा जी ने एक गहरी सांस ली और फिर बोले, मेरे भाई, तुमने 12 आने देकर मुझसे 3 बातें खरीदी थी, मगर उनमें से एक भी बात पर तुमने अमल नहीं किया। अगर तुम उन बातों पर अमल करते तो आज तुम्हें ये दिन ना देखना पड़ता। मैंने तुमसे पहली बात क्या कही थी कि जो भी बाहर देखो उसे घर में जाकर मत बताना। इसके बावजूद तुमने बाहर देखी हुई बात घर जाकर बता दी और तुम पर मुसीबत आ गई। दूसरी बात मैंने ये कही थी कि किसी भी बात पर कभी भी तुम शर्त मत लगाना, लेकिन तुमने वो भी नहीं मानी और शर्त लगा ली। अब उसका नतीजा तुम्हारे सामने है। तीसरी बात मैंने ये कही थी कि जो भी वादा करो उसे पूरा करना। इस पर भी अमल ना करने के कारण जो तमाशा अभी अभी बाहर हो रहा था वो तुम देख ही चुके हो। खैर, जो हुआ सो हुआ। तुम मुसीबत के मारे मेरे यहाँ पर आए हो तो तुम्हें मुसीबत से निकालना मेरा फर्ज है। इसके बाद अक्लमंद बाबा जी ने चंद्रमोहन को कुछ बातें समझाई कि उसे क्या करना है और किस तरह से करना है, और फिर उन्होंने चंद्रमोहन को उस रात अपने घर में ही रखा। दूसरे दिन चंद्रमोहन अक्लमंद बाबा जी से अनुमति लेकर अपने घर वापस चल दिया। घर पहुंचकर उसने मंगरू को बुलाया और कहा, जिस आदमी से मुझे मिलना था मैं मिलकर आ गया हूँ। अब अपने वचन के मुताबिक मैं तुम्हारी शर्त को पूरा करने के लिए तैयार हूँ। तुम कल सुबह यहाँ पर आ जाना। उसके बाद तुम मेरे घर की जिस चीज को भी हाथ लगाओगे वो तुम्हारी हो जाएगी। मंगरू ये सुनकर बड़ा ही खुश हुआ। उसके मन में तो लड्डू फूट रहे थे कि बस अब चंद्रमोहन की गाय मेरे कब्जे में आ जाएगी। इधर चंद्रमोहन ने ये किया कि अक्लमंद बाबा जी की सलाह के मुताबिक सुबह होने से पहले ही अपनी पत्नी, बच्चे और घर की सारी चीजें घर की छत पर पहुंचा दी और अपनी गाय को भी खींच तान कर छत पर चढ़ा दिया। सुबह हुई तो मंगरू खुशी से झूमता हुआ उसके घर आया। चंद्रमोहन ने कहा, शर्त के मुताबिक मेरा घर तुम्हारे सामने हाजिर है। इसकी जिस चीज पर भी तुम हाथ लगाओगे वो तुम्हारी हो जाएगी, लेकिन याद रखना कि तुम्हें सिर्फ एक ही मौका मिलेगा, दूसरा नहीं। ये सुनते ही मंगरू उस कमरे की तरफ बढ़ा जिसमें गाय बांधी जाती थी, मगर कमरा तो खाली था। मंगरू ये पूछने ही वाला था कि गाय कहाँ पर है कि तभी छत से गाय की आवाज आई तो वो समझ गया कि चंद्रमोहन ने गाय को छत पर चढ़ा दिया है। उसे चंद्रमोहन की इस हरकत पर बड़ा ही गुस्सा आया और वो उसी गुस्से में घर के आंगन में आकर छत पर चढ़ने के लिए सीढ़ी की तरफ बढ़ा। वो सीढ़ी लकड़ी की थी। उसने जैसे ही छत पर चढ़ने के लिए सीढ़ी को हाथ लगाया, चंद्रमोहन ने उसका हाथ पकड़ लिया। बस तुम्हारी शर्त पूरी हो गई। तुमने सीढ़ी के डंडे को हाथ लगाया और इस शर्त के मुताबिक ये डंडा तुम्हारा हो गया। अब ये डंडा लो और आराम से अपने घर जाओ। ये कहकर चंद्रमोहन ने सीढ़ी का डंडा निकालकर मंगरू के हाथ में थमा दिया। मंगरू मुंह लटकाए हुए चंद्रमोहन के घर से निकला। गांव वालों को भी इस शर्त की खबर पहले से ही मिल चुकी थी और वो सभी भी तमाशा देखने के लिए घर के बाहर मौजूद थे। मंगरू ने सबको पहले ही बता दिया था कि वो चंद्रमोहन की गाय को ही हाथ लगाएगा और फिर वो गाय उसकी हो जाएगी। मगर जब वो मामूली सा लकड़ी का डंडा लिए हुए घर से बाहर निकला तो लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। उसकी इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो किसी से नजर मिला सके। इस घटना के बाद मंगरू और चंद्रमोहन की दोस्ती हमेशा के लिए खत्म हो गई। चंद्रमोहन इस बात से खुश था कि उसे मंगरू जैसे बेईमान और मक्कार मित्र से छुटकारा मिल गया था।
इस तरह से मंगरू ने लालच में आकर न सिर्फ पूरे गांव के सामने अपनी बेइज्जती करवा ली, बल्कि अपने एक बहुत अच्छे मित्र से भी वो हाथ धो बैठा। मंगलपुर राज्य का राजा मंगलसेन अपने बागीचों में घूमने का बड़ा ही शौकीन था। उसे जब भी समय मिलता वो अपने बाग बगीचों की सैर के लिए निकल जाता। प्रकृति के बीच में समय गुजारना उसे बड़ा ही अच्छा लगता था। एक दिन की बात है, जब वो अपने शानदार बागीचे की सैर कर रहा था तो उसने देखा कि एक बारहसिंगा उसके बागीचे में घुस आया है और वो इधर उधर दौड़कर बागीचे में लगे हुए फूलों और पौधों को तहस नहस कर रहा था। राजा को अपने बागीचे के पौधे और फूलों से बड़ा ही लगाव था। ये दृश्य देखकर राजा आग बबूला हो गया। राजा मंगलसेन ने तुरंत अपने सैनिकों को आवाज लगाई कि वो बारहसिंगा को पकड़ें। राजा खुद भी बारहसिंगा का पीछा करने लगा। बारहसिंगा बागीचे से बाहर आ गया। राजा ने भी अपना घोड़ा उसके पीछे दौड़ा दिया। मंगलसेन बारहसिंगा का पीछा करते करते अपने राज्य की अंतिम सीमा तक आ चुका था, परंतु वो बारहसिंगे को पकड़ ना सका। उछलता कूदता वो बारहसिंगा उसकी आंखों से ओंझल हो गया। राजा मंगलसेन अब थक चुका था। उसकी वहां से आगे जाने की इच्छा नहीं थी, इसलिए वो वहीं पर रुक गया। मौसम बहुत ही गर्म था और राजा को प्यास भी लगने लगी थी। उसने नहाने की सोची। जब वो नहा रहा था तो एक चोर उसका घोड़ा और उसके कपड़े लेकर वहां से भाग गया। चोर अपने पुराने कपड़े वहीं पर फेंक गया। राजा के लिए अब बहुत ही खराब हालत हो चुकी थी। अब वो क्या करता कि अपने महल में वो वापस कैसे लौटे, क्योंकि बिना घोड़े और बिना कपड़ों के लोग उसकी हंसी उड़ाएंगे। राजा ने वहां पर पड़े हुए चोर के पुराने कपड़े पहन लिए और अपने पड़ोसी राज्य को घूमने के विचार से अपने राज्य की सीमा पार करके वो दूसरे राज्य में चला गया। बहुत दूर तक मंगलसेन चोर के कपड़ों में ही घूमता रहा कि तभी उसकी नजर झाड़ियों में चमकती हुई एक चीज पर पड़ी। राजा ने तुरंत वो चीज उठा ली। ये चीज एक चमकता हुआ मोतियों का हार था और वो भी बहुत ही कीमती मोती। राजा सोचने लगा, भगवान का लाख लाख शुक्र है जो ये मोतियों का हार मुझे मिल गया। अब मैं अपने लिए नए कपड़े और एक घोड़ा खरीद सकता हूँ। चलो इसे चलकर बाजार में बेचने की कोशिश करता हूँ। चलते चलते वो पड़ोसी राज्य के बाजार में जा पहुंचा। वहां पर एक सुनार के पास गया और कहने लगा, सेठ जी, क्या तुम मुझसे ये कीमती मोतियों का हार खरीदोगे? मेरे पास बेचने के लिए एक बहुत ही कीमती हार है। मैं नदी पार कर रहा था तो वहां पर यह हार मुझे पड़ा हुआ मिला। सुनार ने कहा, दिखाओ तो कैसा कीमती हार है। राजा मंगलसेन ने वो हार सुनार को दिखाया तो हार को देखते ही वो सुनार चिल्ला उठा, अरे चोर, तुमने इसको चुराया है। मैंने ऐसे ही 2 हार राजा साहब के लिए बनवाए थे, उसमें से एक का तो पता ही नहीं चला। जरूर ये तुमने ही चुराया होगा। चलो इसी समय राजा के दरबार में। सेठ जी, ऐसी बातें मत कीजिए, मैं चोर नहीं हूं। मुझे तो ये हार पड़ा हुआ मिला था। परंतु सेठ ने उसकी एक ना सुनी और तुरंत अपने नौकर को भेजकर कोतवाल को बुला भेजा। मंगलसेन ने कोतवाल के सामने अपनी बेगुनाही की बात कही, लेकिन उसे पकड़कर महाराज के सामने हाजिर कर दिया गया। जब मंगलसेन को महाराज के दरबार में लाया गया तो सुनार ने राजा के सामने अपनी शिकायत रखी और मंगलसेन को चोर बताया। राजा ने मंगलसेन का पक्ष सुने बिना ही ये कहा, क्योंकि ये सुनार हमारे राज्य का एक सम्मानित व्यापारी है तो इसकी बात एकदम सच्ची मानी जाएगी, जबकि ये आदमी कोई घुसपैठिया मालूम पड़ता है, इसलिए इसे चोरी के अपराध में कारागार में डाल दिया जाए और ठीक 3 दिन के बाद इसके हाथ काट दिए जाएंगे। यही तो हमारे राज्य का कानून है। फैसला सुनकर मंगलसेन घबरा गया और दया की भीख मांगने लगा, परंतु किसी ने उसकी एक ना सुनी और उसे कारागार में डाल दिया गया। इस राज्य का राजा जितना बेरहम और अन्यायी था, उसकी रानी उतनी ही दयालु थी। जब रानी को ये सारी बात मालूम हुई तो उसने राजा से कहा, महाराज, आप इतना बेरहम हुक्म कैसे दे सकते हैं, जबकि इस मामले में कोई गवाह भी नहीं पेश किया गया और ना ही आपने उस अपराधी को
अपना पक्ष रखने दिया। ये सुनार तो वैसे ही बहुत ही बदमाश होते हैं। आप तो जानते ही हैं कि ये पैसे के लिए कितना झूठ बोलते हैं और धोखा देते हैं। सच कहिए तो मुझे उस आदमी की बात पर ही विश्वास है। राजा ने उसे फटकारते हुए कहा, जबान संभाल कर बात करो रानी, तुम्हें राजकाज के मामलों में दखल देने का कोई हक नहीं है। रानी बोली, मैं चुप नहीं रहूंगी। कुछ दिनों से मैं दरबार में आपका बहुत ही खराब व्यवहार देख रही हूँ। आपके सलाहकार और मंत्री आपसे नाखुश हैं और आपकी जनता आपसे विद्रोह करने को तैयार है। अगर आप इसी रास्ते पर चलते रहे तो सारा राज्य बर्बाद हो जाएगा। रानी की बातें सुनकर महाराज को और भी गुस्सा आ गया और वो भड़क गए, मानो आग में किसी ने घी डाल दिया हो। उसने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें उस आदमी से इतनी हमदर्दी है तो मैं तुमको भी उसके पास ही पहुंचा देता हूं। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि रानी को भी उस चोर के साथ कैद खाने में डाल दिया जाए। सैनिक ये सुनकर चौंक गए। वे चाहते तो नहीं थे, परंतु राजा के आदेश का पालन करना उनकी मजबूरी थी। सैनिकों ने रानी को मंगल सैन के साथ उसी कारागार में डाल दिया। मंगल सैन ने जब रानी को अपने कारागार में देखा तो वो हैरान रह गया। रानी ने उसे पूरी बात बताई। अब मंगल सैन और रानी दोनों को एक दूसरे से हमदर्दी हो गई थी। वो रात दोनों ने जाग कर बिताई। कारागार के कुछ सैनिक रानी के बहुत ही वफादार थे, जबकि वो महाराज से बहुत ही नाखुश थे। अगली रात रानी अपने वफादार सैनिकों की मदद से मंगल सैन को साथ लेकर कारागार से फरार हो गई। दोनों भागकर राज्य से दूर एक जंगल में जा पहुंचे और झोपड़ी बनाकर वहां पर रहने लगे। मंगल सैन को कारागार में बहुत ही यातनाएं दी गई थी, जिसकी वजह से वो अस्वस्थ रहने लगा था। रानी ने उसकी सेवा की जब तक कि मंगल सैन ठीक नहीं हो गया और जल्दी ही रानी मंगल सैन को पसंद करने लगी। मंगल सैन ने भी रानी के प्यार का बदला प्यार से ही दिया और फिर दोनों ने विवाह कर लिया। मंगल सैन जंगल से लकड़ियां काटकर बेचने के लिए जाता, जिससे कि वे लोग अपना जीवन निर्वाह करने लगे। कुछ महीनों के बाद मंगल सैन की पत्नी ने एक बहुत ही सुंदर बालक को जन्म दिया। अब वो अपनी पत्नी और बच्चे के साथ खुश तो था, लेकिन रह रहकर उसे अपने राज्य की याद आती थी। वो सोचता था कि कुछ महीनों पहले मैं एक राजा था और आज एक झोपड़ी में जीवन बिता रहा हूँ। कुछ दिनों बाद की बात है, जब मंगल सैन अपनी रानी के साथ सो रहा था तो अचानक उसे कुछ आहट सुनाई दी। वे दोनों चौंक कर उठ गए और जब वो बाहर गए तो देखा कि कुछ सैनिकों ने उन्हें घेर रखा था। वे दोनों भय के मारे कांपने लगे कि कहीं शत्रु राजा ने फिर से उन्हें पकड़ने के लिए सैनिकों को तो नहीं भेज दिया। परंतु तभी मंगल सैन का एक पुराना मंत्री उसके सामने आया और अपने राजा को प्रणाम करते हुए कहने लगा, महाराज, आखिर हमने आपको ढूंढ ही लिया। उसे देखकर मंगल सैन बहुत ही खुश हुआ। तब मंत्री ने बताया, अपने गुप्तचरों की सहायता से मंगल सैन को ढूंढने में सफलता पा ली है और ये भी बताया कि उसके राज्य की जनता उसका बेसब्री से इंतजार कर रही है। अब राजा मंगल सैन अपनी पत्नी और बच्चे के साथ अपने राज्य वापस चला गया। मंगल सैन फिर से अपनी राजगद्दी पर बैठ गया और पहले की ही तरह राज करने लगा। गद्दी पर बैठते ही मंगल सैन ने सबसे पहला काम ये किया कि वो अपनी सेना को लेकर उस राज्य के राजा पर चढ़ाई कर देता है जिसने उसके साथ बुरा व्यवहार किया था और चोर ठहराकर उसे कारागार में डाल दिया था। इस युद्ध में मंगल सैन की जीत हुई और वो दूसरा राजा हार गया। शत्रु राजा मंगल सैन से दया की भीख मांगने लगा। शत्रु राजा ने बताया कि उस दुष्ट सुनार की वजह से उसने मंगल सैन के साथ बुरा बर्ताव किया था और अब वो वापस जाते ही उस सुनार को सजा देगा। शत्रु राजा को गिड़गिड़ाते हुए देखकर मंगल सैन को उस पर दया आ गई और मंगल सैन ने उसे माफ कर दिया और उसे छोड़ दिया। उसके बाद सारे राज्य में शांति और खुशहाली फैल गई। मंगल सैन अपने बच्चे और अपनी रानी के साथ एक खुशहाल जीवन बिताने लगा। सारी प्रजा अपने राजा के साथ साथ नई रानी और उसके बच्चे को पाकर बहुत ही खुश थी। तो दोस्तों, इसी तरह की कहानियां सुनने के लिए
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और साथ ही साथ अपने अच्छे अच्छे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका एक एक कमेंट हमारा हौसला बढ़ाता है। कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ साथ अपने शहर का नाम भी लिखें। तो मिलते हैं आपसे किसी अगली कहानी में। तब तक के लिए अपने दोस्त राणा मंजीत सिंह को अनुमति दीजिए।